नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और रोजाना सुबह 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूँ आपसे किस तरह से आप जनरल स्टडी और करंट अफेयर के पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें करंट अफेयर या जनरल स्टडीज उसके सिलेबस का पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। आजकल रिसेंट में क्या चल रहा है, करंट अफेयर में क्या आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि भी विद रेफरेंस टू द इंडिया रैंकिंग 2020 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम शॉर्ट में हम बोल देते हैं NIFR, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यानी कि इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट आप इसे बोल सकते हैं, स्टेटमेंट सेकंड आप इसे बोल सकते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडिया रैंकिंग 2000 के बारे में जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा हो रही है, इसके रिगार्डिंग में आपको बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया रैंकिंग 2020 अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग इसे लॉन्च की है अभी रिसेंट में। आपसे ये बोला जा रहा है 2020 की रैंकिंग को। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है NIFR का जो एम है, NIFR एम टू encourage institute to compete against each other with simultaneously work towards their growth, यानी कि अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे के साथ एक प्रतिस्पर्धा रखते हुए काम करे ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। ये मेन मोटिव या बोल सकते मेन एम है इस रैंकिंग का, NIFR का। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखा है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है या करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और बी में ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट यानी फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है यानी गलत है। नाइदर 1 नॉर 2 का मतलब है ना फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, अब आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब है सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलती क्या होगी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती ये होगी जो आपको नीति आयोग दिया गया था वो गलत है। अरे भी किसी इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी, तो हमारी कंट्री में ये जो डिपार्टमेंट है, ये हमारी डिपार्टमेंट जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ऑब्वियस है जब इसके अंडर में आएगा तो रैंकिंग का भी काम कौन करेगी, ये मिनिस्ट्री ही करेगी, यानी कि MHRD करेगी। ठीक है, नीति आयोग तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये गलती हो गई, यानी कि ये किसके अंदर आता है, ये MHRD के अंदर आता है। तो ये मिस्टेक थी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपको जो बोला गया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वहां पे कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपसे बोला गया कि भी इसका एम है कि सारे इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करना ताकि वो इस रैंकिंग के को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ एक कॉम्पिटिटिवनेस का उनके अंदर एक तरह से कह सकते हो आप प्रतियोगिता उनके बीच में हो जाएगी कि अच्छा करना है, और इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपना ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। ये इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बी क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। नीति आयोग ना होकर के यहाँ पे MHRD होना चाहिए। ठीक है, और इसी बीच में एक और जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारी कंट्री में MHRD ने, वो क्या स्टडी इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आई, प्रोग्राम लेके आई, जिसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट जो बाहर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं
स्टडी वगैरह करने के लिए, तो उनको अपने स्टडी अपने कंट्री के अंदर ही पढ़ें और बाहर के जो स्टूडेंट है यानी फॉरेनर को हमारी कंट्री में बुलाया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए। मेन इसका टारगेट ये भी है, ठीक है, यानी कि अपनी यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्वालिटी को एनहांस किया जा सके, ताकि बाहर से यानी कि दूसरे कंट्री से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए हमारी कंट्री में आए। तो ये एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये लोनार लेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द लोनार लेक। अब ये लोनार लेक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है कुछ ये है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को देखना है आपको और फिर बताना है कि भाई करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग दीज कोड्स। तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज लोकेटेड इन द हिमालय, यानी लोनार लेक कहां पे, हिमालय में, यानी कि हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ये जो मतलब लोनार लेक के बारे में बोला जा रहा है आपसे कि इट इज एनिलियन लेक इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की अगर नेचर बात करें तो लोनार लेक को किस कैटेगरी में डाल सकते हैं आप, एलिनियर लेक की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज नोटिफाइड, इसको जो इस लेक को नोटिफाइड किया गया इस तरह से नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में, हमारी कंट्री में से नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में इसे नोटिफाई किया गया हमारी कंट्री के अंदर। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, अब आप ये बताइए, ठीक है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया, तीन स्टेटमेंट बता दिए, अब ये बताइए इन सारे स्टेटमेंट को ध्यान में रखते कौन से कोड के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि भाई जो ये बोला गया था इसे नोटिफाई किया गया नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के रूप में, बस ये बात सही है, बाकी ये दोनों गलत है, यानी कि इसे ओरिजिन के बारे में भी गलत बताया गया है आपको और लोकेशन के बारे में भी गलत बताया गया। तो सही क्या है अब वो समझ लेते हैं। तो जैसे अब ये बोला गया था हिमालय में इसकी लोकेशन है, नहीं, इसकी लोकेशन हिमालय में ना होकर के इसकी लोकेशन है हमारे कंट्री के वेस्ट साइड में। वेस्ट का मतलब है कि ये सेंटर वेस्ट की बात करें, ये महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के अंदर बुदलाना डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हुए, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, लोकेशन समझ में आ गई, इसकी बुदलाना यानी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है, ठीक है, यानी कि गुजरात, अगर आप ये बनाते हैं गुजरात के नीचे जो महाराष्ट्र आता है यहाँ इसकी लोकेशन है, ठीक है। इधर गुजरात समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और जाएंगे तो ये राजस्थान है, फिर थोड़ा आप समझ सकते हैं ऊपर जाकर के, यानी कि जो महाराष्ट्र की जो लोकेशन है वहां उसके अंदर जो बुलदाना डिस्ट्रिक्ट है वहां इसकी लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर जो इसकी ओरिजिन की बात की गई तो ओरिजिन के हिसाब से बता दो, जिसमें बोला गया कि इस तरीके यानी कि एरिड इन्वायरमेंट वेयर ये जो इसका जो फॉर्मेशन होता है इस लेक का वो कैसा होता है, वो बोला है विंड ब्लो के द्वारा, यानी कि हवाएं जब चलती हैं तो मिट्टी विट्टी इकट्ठा हो जाती है, उड़ के चली जाती है, तो नीचे पानी का जो लेवल होता है वो रेज होता है, यानी कि एक तरह से नेचुरल बेसिन जो बनता है उससे इस तरह की लेक का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये कह सकते हैं एक नेचुरल लेक बेसिन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भी ये जो लेक है इसके बारे में जो बोला गया कि ये इसको नोटिफाई किया गया था किसके द्वारा, कि इसे नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के द्वारा इसे नोटिफाइड किया गया था। और ये काम कौन करती है हमारी कंट्री के अंदर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए इसके बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट गलत थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंडियन गौर के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू द इंडियन गौर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अब आपको आंसर करना है।
तो पहले ये देख लेते हैं कि गलत पूछा है सही पूछा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा गया करेक्ट, यानी इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एंडेमिक स्पीसीज, ये इंडियन गौर के बारे में बोला जा रहा है कि एंडेमिक स्पीसीज है बिलोंगिंग्स टू द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इंडियन गौर की अगर बात करें तो ये कहां से बिलोंग करती है, ये हमारी कंट्री में नीलगिरी ये जो बायो रिजर्व है वहां से इसको बिलोंग करती है, यानी कि वहां पर है ये। अच्छा, दूसरी बात आपसे बोली जा रही है दूसरे स्टेटमेंट के अंदर बीइंग इंडेंजर स्पीसीज, यानी कि इसको किस कैटेगरी के अंदर डाला गया, इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में डाला गया अंडर IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। IUCN के अंदर जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसको, इस स्पीसीज को इंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला गया है। और ठीक है, और बोला जा रहा है इंडियन गौर प्लेस अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। ठीक है, दो बातें हैं इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया है, नंबर 1। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट समझ सकते हैं आप इसको। और सेकंड बात ये बोली गई इसी के अंदर कि इसी इंडियन गौर को हमारी कंट्री के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो शेड्यूल बनाए गए तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसे लाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ये सेकंड स्टेटमेंट के अंदर दो सब स्टेटमेंट्स हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए बताइए क्वेश्चन करेक्ट क्या है, ऑप्शन करेक्ट क्या है इसका। ऑप्शन ए 1 ओनली, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हो गया फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले तो इसकी लोकेशन समझ लेते हैं कि जो इसमें बोला गया था ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां इसकी लोकेशन है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो भाई इसकी जो लोकेशन है, अगर जैसे ये मैप देख पा रहे हैं तो मैप के अकॉर्डिंग, जैसे आप मैप से आपको मैं समझाता हूं कि हमारी कंट्री का जो ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर इसकी लोकेशन आती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कुछ महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका के नीचे आप बोल सकते हो केरला, ये 3 स्टेट आ गए वह यहाँ इसकी लोकेशन। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो तमिलनाडु के अंदर भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ा इधर चलते हैं तो यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन हो गई। तेलंगाना भी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो। अच्छा, मेन जो इसका जो एरिया है जहां पे इसकी लोकेशन है इंडियन गौर की, जो आप बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो नेपाल का कुछ रीजन और हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न असम। ठीक है, और इधर फिर थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का काफी हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड के नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, थोड़ा बहुत त्रिपुरा, ये जो लोकेशन आती है यहाँ इसकी मेनली लोकेशन है। और इसके अलावा म्यांमार में भी है। और ये आप बोल सकते हो कि ये एरिया एशियन कंट्री है जो इसकी जो लोकेशन है, तो यहाँ भी इसकी स्पीसीज मिल जाती है हमें, ये बोल सकते हो। ठीक है, लोकेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिटेल में बात कर लें, थोड़ा और बात कर लेते हैं कि भाई ये कौन सी, जैसे इसके अंदर ये बोला गया था ना, इसे रेड लिस्ट के अंदर, मतलब IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसे रखा गया है। नहीं, ये गलत, रेड लिस्ट के अंदर नहीं है, यानी कि जो इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना होते हुए ये हमारी कंट्री के अंदर जो बोला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है फर्स्ट उसके अंदर तो है, पर IUCN का जो रेड लिस्ट के अंदर ना हो, इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना होकर ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। रेड लिस्ट के अंदर ना होकर ये इंडेंजर कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है, सॉरी, इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना होकर ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ ये गलती हो गई। लोकेशन आप समझ गए होंगे, लोकेशन कहाँ है इसकी, हमारी कंट्री में वेस्टर्न घाट का एरिया और थोड़ा बहुत ईस्टर्न घाट में ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ लोकेशन, और इधर नेपाल के साथ ये जो थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, थोड़ा बहुत रीजन मेनली आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है यहाँ इसकी लोकेशन है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई ये जो इसकी लोकेशन कहाँ हो गई, ये हमारी कंट्री के अंदर और कुछ एशियन कंट्री के अंदर, यानी कि साउथ एशियन जो कंट्री है उसके अंदर इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इंडियन गौर होता क्या है। ये एक तरह से कह सकते हो, ये एक तरह से टॉलेस्ट जो वाइल्ड कैटल जो होते हैं उसके टॉलेस्ट जो नेचर के जो होते हैं उस फैमिली के अंदर ये आता है। ठीक है, जिसे हम नाम टाइटल हमने दिया हुआ है इंडियन गौर। तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो गया डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है, 2 स्टेटमेंट है। अब दोनों स्टेटमेंट के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये बताना है। ये पूछा गया ना, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट क्या है ये बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं, आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कशन है और इसमें आर्टिकल 15 और 16 के बारे में डिस्कशन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये बोल देता हूं मैं। तो पहले तो ये बताइए कि भी हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक होते हैं। ठीक है, किस किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, किस पार्ट में आते हैं, आपको तो ये बताना है सबसे पहले। ठीक है, मतलब पहले अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये आंसर कमेंट करिए पहले कि भाई फंडामेंटल राइट किस पार्ट के अंदर आता है और आर्टिकल कहां से कहां तक आता है। ठीक है, चलो ये पहले ये आंसर लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान रहे। वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करना है। अच्छा, अब अगर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है वीडियो पॉज करके, तो आप क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, the writ petition under Article 32 of the Constitution can be filed only in the case of violation of fundamental right। यानी कि जो रिट फाइल होती है ना हमारी कंट्री के अंदर, यूजली आपने सुना होगा कि भाई रिट जारी कर दिया गया, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, रिट लग गई, रिट लग गई। राजस्थान में तो खूब सारे रिट लग रहे हैं आजकल, कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। और टीचर सिलेक्शन एग्जाम में तो अक्सर ऐसा ही होता है। यूपी में भी ऐसी बीमारी है, रिट लग जाती है, कभी कुछ एग्जाम ही नहीं हो रहे। बहुत बार ये इशू आपने सुना होगा, तो थोड़ा बहुत जानकारी रखिए क्यों ऐसा होता है। तो आपसे ये बोला गया कि ये आर्टिकल 32 के अंदर ये रिट पिटीशन रिट जारी होता है अंडर आर्टिकल 32 और स्टेटमेंट 1 में बोला गया। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द राइट ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो रिजर्वेशन है वो क्या एक तरह से फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। मेरे हिसाब से नहीं, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है द राइट टू रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारी कंट्री में आर्टिकल 15 और 16 फंडामेंटल राइट बना देता है किसको, रिजर्वेशन को। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों में से कोई सा करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि 1 ओनली। अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, आंसर बता दिया होगा। चलिए अब मैं चेक कर लेता हूं आपका आंसर सही है गलत है। मैच करिए भाई, आंसर आपने सही बोला है गलत बोला। तो जो मैंने आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन दिया था ना कि भी फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक आते हैं, तो चलिए उसका आंसर सुन लीजिए। पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 to 35 है। आई होप आप लोगों ने चीटिंग नहीं की होगी। अब कमेंट नहीं करना था, पहले करना था। ठीक है, चलिए अब अगर आप नहीं कमेंट किया तो दोबारा कमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप इसको, क्लास खत्म हो जाए आपकी, तब जाकर के आप दोबारा कमेंट कर दीजिएगा बिना देखे। तो फंडामेंटल राइट जो हमारी कंट्री के अंदर है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में, और ये आता है पार्ट 3 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है आपके पास फ्रीडम का। अच्छा, ये रेड थोड़ा गड़बड़ हो रही, कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट। ग्रीन विल बी द सफिशिएंट और येलो, ग्रीन ले लेते हैं। चलो ठीक है, चलो अब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे बोला जा रहा है कि ये हमारी कंट्री के अंदर 6 मेनली फंडामेंटल राइट रखे गए हैं। ठीक है, वो 6 कौन कौन से हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बोला गया फ्रीडम, यानी कि आजादी। सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट तो यही है कि हम आजाद हो गए हैं। तो ये फर्स्ट है फंडामेंटल राइट, फ्रीडम। नेक्स्ट इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। फिर नेक्स्ट है राइट अगेन, हमारा कोई एक्सप्लॉइट करता है, हमें कोई उत्पीड़न पहुंचाता है तो उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर हमारे फ्रीडम टू रिलीजियस कल्चर और एजुकेशनल राइट्स जो हमारे, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलेगी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी कि कोई अगर हमारे ऊपर कुछ गलत चीज हो गई है, शोषण कर रहा है, किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या एक्सप्लॉइटेशन अगर हमारा हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसमें ये 6 थे, 6 के 6 मैंने आपको बता दिए, कहीं भी मैंने आपको रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं किया। तो इससे साफ क्लियर हो गया कि रिजर्वेशन जो हमारी कंट्री के अंदर है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइड जरूर किया जाता है पर फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो यहां ये स्टेटमेंट गलत हो गया सेकंड। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया था अंडर आर्टिकल 32 रिट्स जारी होता है,
बिल्कुल सही बात है। रिट पिटीशन डलती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं आर्टिकल 32 बोलता क्या है। तो आर्टिकल 32 में ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट फाइल होते हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर होता है, और हाई कोर्ट के अंदर जो रिट्स होते हैं वो आता है आर्टिकल 226 के अंदर आता है। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे रिट्स के रिलेटेड तो ये आपका आर्टिकल 32 के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। आई होप दोनों क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जितने भी रिट्स फाइल होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर ही होंगे और किसी चीज के ऊपर नहीं हो। यानी कि आपका अगर फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाकी चीजों के ऊपर कोई डील नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। और जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो भी आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट है तो उसके ऊपर भी अब रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल लग रहा है इस मैटर के ऊपर कि इसको फंडामेंटल राइट के ऊपर भी और साथ के साथ जो ऑर्डिनरी जो लीगल राइट है आपका उसके ऊपर भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट के ऊपर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, यानी 1 ओनली। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट इसे रेड कर लेते हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ लॉस मुंबई, ठीक है, यानी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं IFLOWS लॉस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर ये टर्म काफी है। अब आपको ये बताना है ये जो टर्म है IFLOWS यानी कि इफ लॉस मुंबई, ये जो न्यूज में है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एन ऐप, ये एक तरह से एक ऐप है, मोबाइल ऐप है जो ट्रेस करता है कोविड-19 पेशेंट को, ठीक है, ऑप्शन ए में। बी में बोला जा रहा है कि ये एविएशन गाइडलाइन है, ड्रोन से रिलेटेड है, कि ड्रोन से रिलेटेड एविएशन गाइडलाइन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी ड्रोन से रिलेटेड ये गाइडलाइन है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये फ्लड वार्निंग का एक सिस्टम है इफ लॉस, यानी कि जिसे शॉर्ट में हमने इफ लॉ बोला, ये फुल फॉर्म इसकी कुछ होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है इन चारों ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये डी है। डी का मतलब ये इफ लॉस जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फ्लड वार्निंग सिस्टम से, यानी कि मुंबई बेस्ड फ्लड वार्निंग सिस्टम का एक स्कीम कह लीजिए या एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम आप बोल सकते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, फ्लड वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड है। और हाँ, ये ऐसा करने वाले यानी कि फ्लड वार्निंग सिस्टम को स्टैब्लिश करने वाले मुंबई इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर दूसरी सिटी हो गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली सिटी कौन सी थी। तो फर्स्ट सिटी थी ये चेन्नई, तो चेन्नई के बाद मुंबई सेकंड सिटी बन गई है जो कि इस तरह का वार्निंग सिस्टम को स्टैब्लिश कर चुकी है, लॉन्च कर चुकी है, ठीक है। और ये जो डेवलप किया गया इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। तो बाकी इसका जो मेन काम है इस फ्लॉप का, ये कुछ 7 इस तरह के काम है जो आप ये नीचे दे सकते, फ्लड का और बाकी चीजों का ये डील करती है। इन 4 चीजों से 7 थिंग्स के साथ ये डील करती है, ठीक है। तो अब जो ये इसकी जो फुल फॉर्म है ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि भाई ये क्या, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करिएगा कि भाई ये इफ लॉ है क्या, इफ लॉस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आज के लिए आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, थोड़ा डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, काफी मेहनत हो गई आज, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए बाय।